नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछले वीडियो में एक दुर्ग पढ़ा था जिसका नाम था जूनागढ़ दुर्ग। आज हम बीकानेर से नीचे चले तो आपको पता होगा जैसलमेर दुर्ग है और जैसलमेर जिला है बीकानेर के नीचे। और वहां पे जो दुर्ग है उसी की मैं बात करता हूँ। वहां पे जो किला है उसका नाम क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग। आप जानते हो जैसलमेर के किले को ही सोनारगढ़ कहते हैं और भी क्या क्या नाम है, हम सारी चीज देखने वाले हैं, तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। अभी हम जो एक दुर्ग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग। इस सोनारगढ़ दुर्ग की हम चर्चा करते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग, भले ही इसको जैसलमेर का किला भी कह सकते हो, बात एक ही है। सोनारगढ़ दुर्ग अपने तो वही फिक्स बिंदु। सबसे पहले देखेंगे इस सोनारगढ़ दुर्ग के अन्य नाम। इस सोनारगढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं? अन्य नाम। बात करते हैं इस सोनारगढ़ दुर्ग की, तो देखने का प्रयास करें इसे और क्या क्या कहते हैं। इसे एक तो कहते हैं जैसाणगढ़। जैसलमेर में बना हुआ है, जैसल भाटी ने बनाया, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? जैसाणगढ़। जैसाणगढ़। आपको पता होगा जैसलमेर का प्राचीन नाम, या अगर पुराने नामों में हम बात करें तो इसको इस क्षेत्र को जैसाण भी कहते थे, हालांकि मांड प्रदेश कहते थे, वल प्रदेश कहते थे, वो इसके जैसलमेर क्षेत्र के पुराने नाम है। तो ये जो किला है इसको जैसल भाटी ने बनाया, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? जैसाणगढ़। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे त्रिकुटगढ़। 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 तो जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़। आपको पता होगा त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? त्रिकुटगढ़। और बात करता हूं इसे और क्या कहते हैं। इसे और कहते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। देखो भैया, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं क्लियर बता दूं, आधा शे लगे वो तो है सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर का किला। अगर इसी को ऐसे लिख दे स्वर्णगिरी, ये कहां पे? देखो भैया, स्वर्णगिरी और थोड़ा सा ही फर्क रहता है, ये है सुवर्णगिरी। तो अगर आपसे पूछ ले स्वर्णगिरी कौन सा किला है, तो आप आराम से बता सकते हो जो जालोर का किला है, जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग है। तो आप बता सकते हो जालोर, बस। तो जालोर में जो जालोर का किला उसे क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। जबकि स्वर्णगिरी, आप समझ रहे होंगे, आधा श व है ना, तो ये है स्वर्णगिरी। इसे स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पीले पत्थर हैं दूर से देखने पे प्रातःकाल जब सूर्य उदय होने वाला होता है, और वो जो सूर्य की जो पहली किरणें पड़ती है उससे ये मतलब सोने की तरह चमकता है जैसलमेर का किला, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। लेकिन स्वर्णगिरी जालोर का दुर्ग। अभी हम और बात करते हैं, ये जो सोनारगढ़ है इसी को और क्या क्या कहते हैं? इसके नाम देखो, जैसाणगढ़ हो गया, त्रिकुटगढ़ हो गया, त्रिकुटगढ़, इसके अलावा स्वर्णगिरी हो गया, और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गोहरागढ़। 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 दिमाग में रखना, गोहरागढ़, याद रह जाएगा। एकदम गोरागढ़, है ना, गोरागढ़, दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा देखो इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। अब आपको पता होगा रेगिस्तान में गुलाब तो होने से रहा, तो ये गुलाब के समान है, रेगिस्तान का गुलाब। तो इसे ही कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब। अगर पूछ ले वह कौन सा दुर्ग है जिसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हो, सोनारगढ़ दुर्ग। इसे और क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेगिस्तान का अंडमान। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वैसे इसे कहते हैं रेगिस्तान का अंडमान। रेगिस्तान का अंडमान। रेगिस्तान का अंडमान। रेगिस्तान का अंडमान। आपको पता होगा भैया, हमारा तो सेम ही पैटर्न रहता है, सेम ही पैटर्न अब पूरे दुर्गों में चलेगा। दुर्ग टॉपिक काफी चलने वाले हैं, तो देख लो आप आराम से। तो आपको किताब किताब कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना मैं आपको श्योरली कहता हूँ। और जब एग्जाम हो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको मिलाएं आप, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमारे नोट्सों में से ही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्रमाण ज्यादा मांगते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखो, उनमें और अभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आप मिलान करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अभी जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं, मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, देखो एक आध कोई अपवाद रूप में आ जाए क्वेश्चन, तो वो तो ऊट पटांग हर पेपर में कोई आ जाए उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना प्रोमिस करता हूँ लगभग 99% क्वेश्चन है आपके इन नोट्सों में से पढ़ जाएंगे। तो याद रखने का प्रयास करें। तो देखो, रेगिस्तान का गुलाब हो गया, रेगिस्तान का अंडमान हो गया। और बात करूं इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गलियों वाला दुर्ग। गालियों वाला दुर्ग नहीं हो, गालियां तो अब तुम सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो घर वाले निकालेंगे, नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? गलियों वाला दुर्ग। तेरी गलियां, तेरी गलियां।
मुझको भाए, है ना। छोटी छोटी संकरी संकरी गलियां हैं तो इसे कहते हैं गलियों वाला दुर्ग, गलियों वाला दुर्ग। तो गलियों वाला दुर्ग पूछ ले तो वो कौन सा है, जैसलमेर का किला। लेकिन आपसे पूछ ले गलियों वाला शहर कौन सा है, वो भी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो दिमाग में रखना थोड़ा सा। अभी हम बात करते हैं सोनारगढ़ दुर्ग के दो चार नाम और देख लेते हैं। तो देखो इसे क्या कहते हैं, जैसानगढ़, नाम से ही पता चलता है जैसलमेर में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिकुटगढ़। त्रिकुट पर्वत पे है इसी कारण त्रिकुटगढ़ कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी, सोने की तरह चमकता है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, गोरागढ़। गोरागढ़ ऐसे सोच लो, गोरे लोग सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। हालांकि कोई कहते हैं उस पहाड़ी का नाम ही है गोहरा पहाड़ी, इसी कारण इसे कहते हैं गोरागढ़। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, गलियों वाला दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं, गलियों वाला दुर्ग। इसके अलावा इसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं भाटी बड़ किवाड़, भाटी बड़ किवाड़, भाटी बड़ किवाड़। तो ये एक तरह की भाटियों की रियासत रियासत थी, तो इसे कहते हैं भाटियों की रक्षा करने वाला किवाड़, भाटी बड़ किवाड़। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आलसाय क्षीण के समान दुर्ग, आलसाय क्षीण के समान दुर्ग, आलसाय क्षीण, आलसाय क्षीण कह दो या सिंह कह दो, शेर, आलसाय क्षीण। हालांकि आलसाय क्षीण ओब्लिक सिंह, सिंह के समान दुर्ग, के समान दुर्ग, समान दुर्ग। इसे ही आप कह सकते हो अंगड़ाई लेते शेर के समान दुर्ग। आलस मरोड़ता हुआ शेर, अंगड़ाई लेता हुआ शेर, उसके समान अगर कोई दुर्ग है तो वो कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करें और इसे क्या कहते हैं, तो भैया थोड़ा सा मैं इसको एक छोटा कर देता हूं ताकि नाम नाम यहीं आ जाए इसी पन्ने में, तो देखने का प्रयास करें। ये सोनारगढ़ दुर्ग। और इसे और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भैया उत्तरी सीमा का, मतलब सॉरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इसे कहते हैं पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो पश्चिम से जो भी राजस्थान पे आक्रमण होते थे, राजपूताना पे आक्रमण होते थे, उनकी रक्षा करने वाला यही था, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। याद रख लोगे, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, रखवाला। अगर आपसे पूछ ले उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, लगे हाथ ही बात कर लेते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, वह कौन सा किला है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, तो वो है भैया भटनेर दुर्ग। तीसरी सदी में बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था और हनुमानगढ़ के अंदर है, वो है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी भटनेर दुर्ग में हुए। और ये भटनेर दुर्ग है कहाँ, हनुमानगढ़ में। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर भी किस दुर्ग में किया है, इसी भटनेर दुर्ग में किया है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे के दुर्ग सारे लंबा टॉपिक चलने वाला है, तो इसमें जितने भी दुर्ग होंगे ना, तो आपको मैंने एक पहला जो वीडियो डाला है दुर्ग, उसको आप रोज देखा करो, प्लेबैक स्पीड कर लो, उसको रोज देखो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने गंगानगर से लेके बाउंड्री बाउंड्री पे 29 जिले और अंदर के जो भी 21 जिले, वो पूरे 50 जिले हमने डाले हैं। तो उनको आप रोज देखो तो आपको एकदम इतना ही याद हो जाएगा, फलाने जिले में फलाना दुर्ग है, फलाने जिले में फलाना दुर्ग है। और जो कोई नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो विशेष कर ये ध्यान रखना है। चलो अब मैं बात करता हूँ, देखो सोनारगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, ये अन्य नाम हो गए। तो इसके बाद में अगर बात कर ले, अन्य नाम हो गए जैसानगढ़, तिरकुटगढ़, स्वर्णगिरी, ऐसे तीन तीन के टुकड़ों में तोड़ो। जैसानगढ़, तिरकुटगढ़, गढ़गढ़ और स्वर्णगिरी। फिर देखो गोहरागढ़, है ना। तो भले इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, गोहरागढ़ यहाँ पे लिख सकते हो तीन पहले, मैं वापस ऊपर नीचे आप लिखते टाइम ऐसे लिख सकते हो इसको, गोहरागढ़ यहाँ पे लिख सकते हो, सॉरी गोहरागढ़, ताकि गढ़ गढ़ एक जगह हो जाए आपके। देखो गोहरागढ़, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गोहरागढ़, गोहरागढ़। मैं हमेशा हर प्रकार से ध्यान देता हूं ताकि मतलब वो बच्चों को याद कैसे हो। तो देखो गढ़ गढ़ वाले तीन नाम आप एक जगह लिख सकते हो, और वो गढ़ गढ़ वाले नाम कौन से हैं तो आपके सामने रहे ये, तिरकुटगढ़। इसके अलावा आप लिख सकते हो गोहरागढ़, गोहरागढ़। अब रोज एक ही रास्ते से अगर गुजरते हैं ना तो वो इस तरह चीज याद हो जाती है, जैसानगढ़, तिरकुटगढ़, गोहरागढ़। इसके अलावा इसका अगर चौथा नाम लिखोगे, वो क्या लिखोगे, तो चौथा नाम लिखोगे, इसे क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। तो स्वर्णगिरी दुर्ग। और अब आपको नोट में वापिस यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ ले स्वर्णगिरी किसे कहते हैं, तो देखने का प्रयास करें, ये तो हो गया स्वर्णगिरी। लेकिन आपसे पूछ ले स्वर्णगिरी, तो दिमाग में रख ले स्वर्णगिरी। ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया है बस, और कुछ नहीं है। हमेशा थोड़ा ऐसे नोट्स बनाते टाइम थोड़ा ध्यान दिया करो। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं तो आप आराम से बता सकते हो, जालोर में है जो किला, उसे स्वर्णगिरी कहते हैं। अब देखो आपको इससे फर्क क्या पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो आप कोई भी एक रास्ता चुनो,
जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हो, मेरी गारंटी अगर आपको आंख बंद करके भी उस रास्ते से कोई गुजरेगा ना, तो आप आराम से उस रास्ते से गुजर जाओगे। लेकिन कोई नया रास्ता और आंखें बंद कर दे, मैं कहता हूं 2 कदम भी नहीं चला जाएगा। तो रोज इसी रास्ते से गुजरो, गढ़ गढ़ गढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गोरागढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, गोरागढ़, और फिर क्या है, स्वर्णगिरी। तो 3 नाम ऊपर हो गए, स्वर्णगिरी। इसके अलावा आप बता सकते हो, या 4 नाम ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, 2 नाम ये और ले लो, ठीक है, या 3 3 के टुकड़ों में तोड़ लो, जैसाणगढ़, तिरकुटगढ़, गोरागढ़, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब और रेगिस्तान का अंडमान। फिर लिख सकते हो गलियों वाला दुर्ग, भाटी बड़ किवाड़, आलसाई क्षीण के समान दुर्ग, आलस आलस करने वाला, आलस मरोड़ने वाला सिंह के समान, है ना। या इसी को ऐसे कह सकते हो, अंगड़ाई लेते सिंह के समान, ओब्लिक में लिख दूं भले ही, अंगड़ाई लेते सिंह के समान, अंगड़ाई लेते सिंह के समान, अंगड़ाई लेते सिंह के समान, सिंह के समान, अंगड़ाई लेते सिंह के समान दुर्ग, समान दुर्ग। तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान अगर कोई दुर्ग है, इसको राजस्थानी भाषा में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, आलसाई शीर्ण के समान दुर्ग, आलस मरोड़ते हुए सिंह के समान दुर्ग। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहेंगे, भटनेर दुर्ग को। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है, भटनेर दुर्ग, 3री सदी में बना था, भूपत भाटी ने बनाया था, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और आप जानते हो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए और मुस्लिम महिलाओं ने इस पे जोहर किया है। बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इसको मंगलवार के दिन जीता था, और हनुमान जी के वार के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया था, हनुमानगढ़। इसीलिए इस जिले का नाम भी बाद में क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। खैर जो भी हो, ये सोनारगढ़ दुर्ग के अन्य नाम देखे हैं। इसके बाद में हम इसी सोनारगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करो। अन्य नाम के बाद में हम देख लेते हैं, ये सोनारगढ़ दुर्ग कौन से स्थान पर है। स्थान तो आप आराम से बता सकते हो भैया, ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ता है भैया जैसलमेर में, जैसलमेर। आप जानते हो जैसलमेर में। अब आपसे पूछ ले, ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कब हुआ और किसने करवाया, तो बात करते हैं। देखो, इसका निर्माण कब हुआ, तो आप बता सकते हो, इसका निर्माण हुआ है 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में नींव रख दी गई थी, और फिर बढ़ते बढ़ते तो देखो टाइम तो लगा ही है। और इसका जो निर्माता है, निर्माण कब और इसका जो निर्माता है वो कौन है, या किसने करवाया है, तो बात आप जानते हो, जैसलमेर की स्थापना करने वाला ही कौन है, जैसल भाटी। और उसी जैसल भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो देखो, अन्य नाम हो गए, स्थान हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, निर्माण के बाद में हम यही चीज देखते हैं। तो आप बता सकते हो, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, ये है धानवन्य दुर्ग, धानवन्य दुर्ग। आप समझ रहे होंगे, धानवन्य दुर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, मरुस्थल। इसके अलावा ये है गिरि दुर्ग, एक छोटी सी पहाड़ी है उस पे बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गिरि दुर्ग। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना, ये कैसी श्रेणी का दुर्ग है, धानवन्य दुर्ग, ठीक है। और धानवन्य दुर्ग है ये। और इसके अलावा एक हल्का सा देखने का प्रयास करें, ये कैसा दुर्ग हो जाएगा, तो आप बता सकते हो धानवन्य दुर्ग। और कैसा हो जाएगा, गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी है ये दुर्ग, जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, आप आराम से बता सकते हो। तो देखो, गिरि दुर्ग है तो मतलब पहाड़ी, और पहाड़ी कौन सी है, तो उस पहाड़ी का नाम क्या है, वो है त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। अब लगे हाथी एक अपने आप ही नोट मांग रहा है, तो मैं यही बता दूं, आपको पता होगा एक त्रिकुट पर्वत कहां पे है, त्रिकुट पर्वत। तो आपको याद रखना है, ये त्रिकुट पर्वत कहां पे है, ये त्रिकुट पर्वत पड़ता है भैया करौली में। कहाँ पड़ता है, करौली में। और ये जो त्रिकुट पर्वत है ना, इस पर जो मंदिर है ना, वो मंदिर कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो, केला मैया का मंदिर, केला मैया का मंदिर। तो करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत पर केला मैया का मंदिर है। तो देखो, तिरकुट तिरकुट आपके एक जगह हो गया, आराम से याद रह जाएगा। ये वही केला मैया है जिनकी आराधना के अंदर आपको पता होगा, लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जोगनिया और घुटकन नृत्य किया जाता है। जब इनका केला मैया का मेला भरता है, तो उस मेले में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। इसी कारण इस मेले को क्या कहते हैं, राजस्थान का लक्खी मेला कहलाता है ये मेला। ये वही केला मैया है जिनके मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है, जहां पुश्तैनी बीमारियों का इलाज होता है। आपने पुराने वीडियो देखे, हमने ये सब बातें कर रखी है। खैर जो भी हो, तो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा किला, तो आप बता सकते हो वो किला कौन सा है, जैसलमेर का किला। पहाड़ी के बाद में अगर मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो जैसलमेर का किला है, इसमें कौन सा पत्थर काम में लिया गया है, तो आप आराम से बता सकते हो, पीला बलुआ पत्थर,
तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो पत्थर कौन सा काम में लिया गया है, पीला बलुआ पत्थर, पीला बलुआ पत्थर, पीला बलुआ पत्थर। तो ये जो पीला बलुआ पत्थर काम में ले रखा है, बिल्कुल सोने की तरह ये पत्थर है, जो सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये चमकता है। खैर जो भी हो, तो पत्थर कौन सा हो जाएगा, पीला बलुआ पत्थर। इसके अलावा अगर पूछ ले ये जो दुर्ग है इसकी आकृति कैसी है, ये दुर्ग किस आकृति का है, तो आप आराम से बता सकते हो ये दुर्ग कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। क्यों, त्रिकुट पहाड़ी है, तो तीन कोट वाली पहाड़ी है, तो अगर जैसे मान लो सपोज करो ये पहाड़ी ही ऐसी है, तो इस पे जो दुर्ग बनेगा वो कैसा बनेगा, त्रिभुजाकार। तो आप आराम से बता सकते हो इसकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। लेकिन आपसे कल हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना चतुर्भुजाकार दुर्ग कौन सा है, चार भुजाओं में निर्मित दुर्ग कौन सा है, वो कमेंट में जरूर लिखना। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिभुजाकार। अगर त्रिभुजाकार ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको कौन सी आकृति बतानी है, तो फिर बतानी है अंगड़ाई लेते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, शेर के समान। या फिर आप बता सकते हो रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान, तो वो विशेषता में हम देख लेंगे। ये इसकी आकृति हो गई। तो अभी तक देखो जो भी पॉइंट देखे हैं, अन्य नाम हो गया, अन्य नाम के बाद में देखो स्थान, फिर निर्माण, फिर श्रेणी। श्रेणी है गिरिदुर्ग है तो कौन सी पहाड़ी है, पत्थर, आकृति। मजा आएगा, कह रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कहता मेरे से ज्ञानी गुणी अच्छे अच्छे अध्यापक हैं और खूब बढ़िया से बढ़िया मैटर डालते हैं, लेकिन मेरा अलग पैटर्न है, सबसे हटके पैटर्न है। आप देखेंगे आराम से, तो देखो स्थान है तो फिर उसका निर्माण है, फिर देखो श्रेणी है तो श्रेणी से अपने आप ही पहाड़ी निकल जाएगी। अगर मान लो सपोज करो कोई ओदक दुर्ग होता तो मैं यही लिख देता कौन सी नदियां हैं, जैसे हम चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे वो किस श्रेणी का हो जाएगा, तो गिरिदुर्ग तो होगा, गिरिदुर्ग होगा तो पहाड़ी भी लिख लेंगे। इसके अलावा वो कैसा हो जाएगा, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, तो हम वो नदियां भी लिख लेंगे साथ में। तो हर चीज वहीं से निकलनी चाहिए। फिर देखो पत्थर और फिर आकृति। अब हम बात कर लेते हैं इसी सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। आकृति के बाद में अगर मैं बात करूं इस दुर्ग में बुर्ज, तो बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करो। ये जो दुर्ग है इस दुर्ग में बुर्ज कितने हैं, बुर्ज। बुर्ज जानते हो ना आप क्या होता है, जैसे मान लो हल्का सा देखो, आप आराम से समझने का प्रयास करो। जैसे भैया ये मान लो कोई बाउंड्री निकल रही है, ये बाउंड्री निकलते निकलते ये राउंड दे दिया, तो ये क्या बन गया, बुर्ज। फिर देखो ये राउंड दे दिया, ये क्या बन गया, दूसरा बुर्ज। ये फिर ऐसे राउंड दे दिया, ये क्या बन गया, तीसरा बुर्ज, ये चौथा बुर्ज। तो ऐसे करते करते इस दुर्ग के अंदर देखो ऐसे बहुत सारे इसमें क्या बना रखे हैं, बुर्ज बना रखे हैं। तो आप समझने का प्रयास करें, ये जो राउंडिंग राउंडिंग दिया जाता है इसे क्या कहते हैं, बुर्ज। तो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है वो कौन सा है, तो जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसी सोनारगढ़ दुर्ग की हम बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें इसमें बुर्ज कितने हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है 99 बुर्ज, 99 बुर्ज। तो और एक बात ये भी याद रखनी है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, मैं कोष्टक में लिख देता हूं, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग है 99 बुर्जों वाला, वो कौन सा हो जाएगा भैया, तो आप आराम से बता सकते हो वो दुर्ग कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर का किला। अब बात कर लेते हैं, और देखो यहाँ बुर्जों की लगे हाथ ही बात आ गई, तो मैं बात करता हूँ 8 बुर्ज। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो 8 बुर्ज में बना हुआ है, तो उसको याद रखें, वो है भरतपुर का किला, भरतपुर का किला, ओब्लिक लोहागढ़ दुर्ग, ओब्लिक मिट्टी का किला। ये जो भरतपुर का किला है इसे ही और क्या कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, या और इसे क्या कहते हैं, मिट्टी का किला, मिट्टी का किला। तो ये जो मिट्टी का किला है या भरतपुर का किला है या लोहागढ़ दुर्ग है, इसमें बुर्ज कितने हैं, तो आप आराम से बता सकते हो इसमें बुर्ज कितने हो जाएंगे, 8। इसके अलावा अगर मैं बुर्जों की बात करूं तो इसके अलावा 8 के अलावा देखो नौलखा बुर्ज कहां पे है, नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज, समझ गए। तो आप आराम से बता सकते हो नौलखा बुर्ज वाला जो दुर्ग है, नौलखा, नौलखा हमने आगे खूब एक जगह चीजें पढ़ी हुई है। नौलखा बुर्ज वाला अगर आपसे दुर्ग पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, याद रख लोगे। इसके अलावा अगर संख्या में बात करें तो देखने का प्रयास करें 14 बुर्ज कहाँ है, तो बात कर लेता हूं, देखो 14 बुर्जों वाला दुर्ग, 14 बुर्ज। तो वो 14 बुर्ज किसमें हो जाएंगे, तो वो याद रखना वो है तारागढ़ दुर्ग, और ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है, बूंदीवाड़ा। तो देखो भैया
तारागढ़ दुर्ग। और ये जो तारागढ़ दुर्ग है ये कहाँ है? ये है बूंदी में। एक तारागढ़ दुर्ग आप जानते हो ना कहाँ पे है भैया? तो एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी, आपको पता होगा अजमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। तो ये हो गया आपके 14 बुर्जों वाला दुर्ग। इसके अलावा अगर बात करूं 14 बुर्जों के अलावा, तो 28 बुर्ज किसमें? 28 बुर्ज। तो 28 बुर्ज वाला अगर किला आपसे पूछ ले वो कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो वो है अहि छतरगढ़ दुर्ग। अहि छतरगढ़ दुर्ग। और ये जो अहि छतरगढ़ दुर्ग है ये आप जानते हो कहाँ पे है? ये है नागौर में। और नागौर वाला जो किला है अहि छतरगढ़ दुर्ग है, इसमें कितने बुर्ज हैं? तो इसमें कितने बुर्ज हैं? 28 बुर्ज। इसके अलावा अगर बात करें तो देखने का प्रयास करो, 28 बुर्ज हो गए, 14 बुर्ज हो गए, 8 बुर्ज हो गए, 9 लखा बुर्ज हो गए, तो चलो ये ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। देखो हल्का सा देखो, सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर बुर्ज है तो वो कहाँ है? 99 बुर्ज, वो है सोनारगढ़ दुर्ग में। 8 बुर्जों वाला किला भरतपुर का किला लोहागढ़ दुर्ग या मिट्टी का किला। 9 लखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में। 14 बुर्ज तो आप बता सकते हो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। सॉरी, मतलब ये बूंदी वाला नहीं है तारागढ़ दुर्ग, सॉरी, ये अजमेर वाला हो जाएगा, सॉरी भाई हो। इसको आप बता सकते हो ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? अजमेर वाला, सॉरी भाई, अजमेर वाला, बूंदी वाला नहीं। अजमेर वाले में बुर्ज कितने हो जाएंगे? 14, और 28 बुर्ज कहाँ हो जाएंगे? अहि छतरगढ़ दुर्ग नागौर। वापिस देखो 14 दूना 28, तो अजमेर संभाग में ही आता है, आपको पता होगा नागौर। तो 14 बुर्ज कहाँ हो जाएंगे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और 28 बुर्ज कहाँ हो जाएंगे? 14 दूना 28, ये नागौर में हो जाएंगे। अजमेर में 14, नागौर में 28, चित्तौड़ में 9 लखा बुर्ज और भरतपुर के अंदर 8, है ना। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो 8 बुर्जों वाला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर का किला लोहागढ़ दुर्ग या मिट्टी का किला। और 99 बुर्ज वाला सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, बुर्जों के बाद में अगर कोई पॉइंट लेते हैं वापस, तो देखने का प्रयास करें। बुर्ज हो गए, और बुर्जों के बाद में अब हम इसमें एंट्री करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। ये जो दुर्ग है जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ दुर्ग, इसके प्रवेश द्वार, तो इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं मैं उन्हीं की बात करता हूं। तो देखो इसके मुख्य प्रवेश द्वार, इसका मुख्य प्रवेश द्वार, इसका जो मेन प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है अक्षय पोड़। अक्षय पोड़, अक्षय पोड़, अक्षय पोड़, अक्षय पोड़, या इसी को कह सकते हो अक्षय पोड़। अक्षय पोड़ या अक्षय पोड़। पोड़ मतलब वही दरवाजा, अक्षय पोड़ या अक्षय पोड़। और ये जो अक्षय पोड़ या अक्षय पोड़ है, अक्षय सिंह ने बनवाई है, तो इसी कारण नाम क्या हो गया? अक्षय पोड़ या अक्षय पोड़। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार हो गया। इसके अलावा देखो अन्य प्रवेश द्वार, इसमें और एंट्री करने के लिए कौन से प्रवेश द्वार हैं? अन्य प्रवेश द्वार। तो जैसलमेर के किले की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अन्य प्रवेश द्वार हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? तो देखो भैया इसमें हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सूरज पोड़, सूरज पोड़। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गणेश पोड़। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन याद रख लेना, अक्षय पोड़, गणेश पोड़ और हवा पोड़। गणेश पोड़ और हवा पोड़, बस ये इसके अन्य दरवाजे हो जाएंगे, हवा पोड़। तो ये अभी हम जैसलमेर का किला पढ़ रहे हैं, मुख्य दरवाजा याद रख लेना अक्षय पोड़ या अक्षय पोड़। बाकी सूरज उदय होगा, गणेश जी को याद करना है, हवा याद रखनी है, ठीक है। एंट्री करते ही हम सबसे पहले, आपको पता होगा क्या देखते हैं, कोई भी किला होता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मंदिर। तो बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। ये जो दुर्ग है इसके अंदर हम देखते हैं मंदिर सबसे पहले। तो देखो प्रवेश करते ही सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे दोस्तों मंदिर। मंदिर, तो इसमें जो मंदिर हैं वो कौन से मंदिर हैं? तो देखो एक तो मंदिर है इसके अंदर, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। बात कर लेता हूं मैं, देखने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, इसकी बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए इसका निर्माता कौन है? निर्माता, तो जैसलमेर के किले में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है उसका निर्माता है वेरीशाल भाटी। वेरीशाल भाटी, वेरीशाल भाटी। तो वेरीशाल भाटी ने ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। इसके अलावा बात करूं तो इसमें देखो जो मूर्ति है, मूर्ति, मूर्ति लाए, तो वेरीशाल भाटी इसमें लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति लाए वो कहां से लाए थे? वो लाए थे मेड़ता से, मेड़ता से। तो इसमें जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो मूर्ति कहां से ला रखी है? वो ला रखी है मेड़ता से। दिमाग में रह रहा होगा थोड़ा सा। तो मूर्ति कहां से लाए? मेड़ता से। वेरीशाल भाटी लाया था, और मंदिर कौन सा बना रहा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो इसके ये मतलब कुल देवता किसके हो जाएंगे? कुल देवता तो आप आराम से बता सकते हो, ये कुल देवता किसके हो जाएंगे? जैसलमेर के भाटियों के। तो आप आराम से बता सकते हो ये जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर राजवंश के, बस राजवंश के, जैसलमेर राजवंश के जो कुल देवता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जी। और इसकी विशेष बात करूं, लक्ष्मी नारायण मंदिर की विशेष बात, तो दिमाग में रखना, मैंने थोड़ा कंजूसपना कर लिया, पन्ना अलग नहीं लिया, इसी में छोटा करके लिख दिया। विशेष बात यही याद रखना है, इसके जो कपाट है वो सोने चांदी से निर्मित है, मतलब मुख्य दरवाजा, इसके कपाट सोने चांदी से निर्मित है, इसके कपाट सोने चांदी से निर्मित है, सोने चांदी से निर्मित है, सोने चांदी से निर्मित है, निर्मित है, निर्मित है, निर्मित है। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक तो मंदिर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाकी वाले आप नीचे लिख लेना, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ मंदिरों में। तो देखो एक मंदिर हो जाएगा इसमें आदिनाथ जी का मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर। ऋषभ देव कह दो या आदिनाथ जी कह दो, एक ही बात है, आदिनाथ जी का मंदिर। और इसमें जो मंदिर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो भाटियों की जो कुल देवी है जिनका नाम है स्वांगिया माता, स्वांगिया माता, तो स्वांगिया माता का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर, ये इसके अंदर मंदिर हो जाएंगे। तो ये है इसके मंदिर। चलो अब मंदिर देख लिए, तो मंदिर के बाद में हम क्या देखेंगे? महल। देखो मैंने आगे लिख दिया, मेरे पास जगह थी, आप नीचे ही लिखना। अब कंजूसपना मत करना, कॉपी में ऐसे खुला खुला ही लिखना। इससे फायदा क्या मिलेगा? मैं रोज कहता हूं कि अगर आपके पास स्पेस होगा, कभी और चीज पढ़ रहे हो कोई किताब, तो उसमें ऐड कर सकते हो। नोट्स का पैटर्न आपको पसंद आ रहा है, ये पक्का कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ। और तो इस हिसाब से आप खुलापन रखते हुए नोट्स बनाते चलो। कभी दो बातें मान लो, यहाँ जैसे इतने बुर्ज लिखे हमने, कभी एक दो बुर्ज और मिल जाए तो यहाँ पे स्पेस होगा, तो आप आराम से उसमें ऐड कर सकते हो, या आगे जगह होगी तो कहीं ऐड कर सकते हो। तो इसको खुलापन दें और नोट्स बढ़िया बनाए। ये हो गए इसमें मंदिर। मेन याद रख लेना लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर हम देखने वाले हैं इसमें महल। ये जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं इसमें महल कौन से हैं? महल तो देखने का प्रयास करें। तो इस मंदिर में जो भी महल है वो कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करो, इसमें जो महल है उन महलों में अगर मैं बात करूं तो वो कौन से हो जाएंगे? हर राय महल, रंग महल, हर राय महल, हर राय भाटी ने राज किया था, तो एक तो हो जाएगा हर राय महल, हर राय महल। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा रंग महल, रंग महल। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा बादल महल, बादल महल। आपको पता होगा जगह जगह जो भी दुर्ग हैं उनमें हाइट पे जो भी मतलब महल होते हैं उन्हें बादल महल ही कहते हैं। लेकिन राजस्थान के जितने भी बादल महल हैं उनमें ये सबसे बड़ा बादल महल है ना? तो बादल महल, राजस्थान के जितने भी बादल महल हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई बादल महल है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जैसलमेर वाला बादल महल। तो आप आराम से समझ रहे होंगे महलों में हर राय महल, रंग महल, बादल महल। इसके अलावा देखने का प्रयास करें और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा मोती महल, मोती महल। इसके अलावा और महल कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा जनाना महल, जनाना महल। बस रानियों के लिए बना हुआ था तो जनाना महल दिमाग में रह जाएगा। हर राय महल, रंग महल, बादल महल, मोती महल और जनाना महल। तो दिमाग में रख लें, हर राय महल, रंग महल, बादल महल, मोती महल, जनाना महल। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो भले ही ऊपर मोती महल, रंग महल, बादल महल। और चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिमाग में इजी याद रहे वैसे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मोती महल, मोती महल। सबसे पहले मोती, मोती का रंग बादल जैसा होता है। और फिर देखो हर आय, कौन की आय? जनाना की। तो देखो हर राय महल, हर राय महल, ये दिमाग में रख लें, हर राय महल और जनाना महल। अपन कहते हैं ना ओलियों आ रही है, याद आ रही है, तो अपने मारवाड़ी में कहते हैं याद आने को मन हर आवे, हर राय, कौन की? हर आवे? जनाना की। तो ऐसे याद रख लो, मोती का रंग कैसा होता है? बादल जैसा। मोती का रंग कैसा होता है? बादल जैसा। हर आय कौन की? जनाना की। हर राय महल, जनाना महल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो और महल कौन से हैं? और है भाई जवार विलास महल, जवार विलास महल, जवार विलास महल, जवार विलास महल। इसके अलावा अगर बात करूं जवार विलास महल के अलावा तो वो कौन सा है? वो है सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल।
देखो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोत्तम राज किया, ऐसे याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू ने सर्वोत्तम राज किया, तो जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, ऐसे मतलब याद कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक विलास किया, है ना। तो मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल। इसके अलावा ये जो सर्वोत्तम विलास महल है, इसी को कहते हैं शीश महल, टॉप का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीश महल। और इसको बनाने वाला कौन था, अक्खे सिंह भाटी या अक्खे राज भाटी, एक ही बात है। तो बात कर लेता हूं, इसको बनाया किसने, अक्खे सिंह ने। हालांकि इतना उलझने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना ही याद रख लो, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम है इसलिए शीश है, टॉप का है। इसके अलावा और जो इसमें महल है वो कौन से हैं, तो देखने का प्रयास करें। और मैं बात कर देता हूं, इसमें है गज विलास महल, सर्वोत्तम विलास और गज विलास महल। गज विलास महल, तीन विलास विलास वाले महल हो गए, बाकी तो तुम्हें आराम से याद रह जाएगा। देखो मोती का रंग कैसा होता है, बादल जैसा, देख लेना भले आप, मोती का रंग कैसा होता है, बादल जैसा। हर आय कौन की, हर आय जनाना की। और फिर देखो जवार, सर्वोत्तम और गज, इनके विलास महल आराम से याद रह जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये जो महल हो गए, इन्हीं महलों में, महलों के पास में एक टावर है, ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची इमारत है, वैसे ये बादल महल है, इसी को टावर कहते हैं। अगर बाई चांस पूछ ले तो मैं बात करता हूँ, देखो इस महल की तरह ही एक ऊंची इमारत है, वो टावर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी जैसलमेर के किले में एक जो टावर है, उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं ताजिया टावर। तो मैं बात कर लेता हूँ, इसी जैसलमेर के किले में एक टावर है, वैसे ये बादल महल है, इसी को कहते हैं ताजी, इसी की ऊपरली जो इमारत है उसे कहते हैं ताजिया टावर। ताजिया टावर, ऊंचाई पे, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ताजिया टावर। तो अगर पूछ ले वह कौन सा किला है जिसमें ताजिया टावर बना हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर का किला, या और इसे क्या कहेंगे, सोनारगढ़ दुर्ग। बहुत सारे नाम हमने आगे देखे। और टावर हो गया, महल हो गए, अभी बात करते हैं और देखो, महल, टावर। अब बात कर लेते हैं इसके समीप, दुर्ग के अंदर तो नहीं है, इसके समीप जो हवेलियां, उनकी मैं बात कर लेता हूं, तो देखने का प्रयास करो, समीप हवेलियां। तो बात करता हूं, देखो इसके समीप है वो, बाहर इसके चारों तरफ, अंदर नहीं है परकोटे में, समीप हवेलियां। तो वैसे जैसलमेर की हवेलियां याद रखनी पड़ती है, तो यहीं लिख देते हैं ताकि आपको वो हवेलियों में भी दिक्कत नहीं हो, आगे पढ़ोगे तो। इसके समीप जो हवेलियां, अंदर नहीं कह रहा मैं, इसके परकोटे में नहीं कह रहा, समीप जो हवेलियां वो कौन सी है, तो मैं बात करता हूं, देखो नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। इसके अलावा और कौन सी हवेली है, तो देखो और है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। और है पटुओं की हवेली, पटवों की हवेली। ये हवेलियां टॉपिक पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, पटुओं की हवेली। बस मोटी मोटी तो यही पूछ लेते हैं, नथमल की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, पटुओं की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में। याद रखने के लिए इजी तरीके से मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा सोचो। देखो नथमल, साड़ी ने दियो बटुओ, बटुआ जानते हो ना, पर्स पर्स, उसे मारवाड़ी में कहते हैं बटुआ। नतमल, साड़ी ने दियो बटुओ, सर गराड़ी ने कही दियो, गराड़ी ने दियो धक्को, है ना। दिमाग में याद रख लेना बस, और कुछ नहीं है। नतमल, साड़ी ने दियो बटुओ, सर गराड़ी ने कही दियो, गराड़ी ने दियो धक्को, है ना। अब खैर जो भी हो, साड़ियों की ज्यादा बूझ होती है, तो दिमाग में रख लो नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली। ये कहाँ है, जैसलमेर दुर्ग के समीप। अब बात करते हैं, तो महल हो गए, टावर हो गया, इसके अलावा और बात करते हैं इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है। तुम्हें आराम से मजा आ रहा होगा इसमें जो भी चीज है। तो अब मैं बात करता हूं, इसमें देखो कुआं कौन सा है, पानी किससे पीते थे, तो देखो कुआं, तो इसमें जो कुआं है वो कौन सा है, तो देखने का प्रयास करें। इसमें जो कुआं है उसका नाम है जैसलू कुआं, जैसलू कुआं, जैसलू कुआं, जैसलू कुआं, ठीक है। ये इसके अंदर कुआं है, जैसलू कुआं। इसकी मैं एक विशेष बात लिखता हूं जैसलू कुआं की। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से इसका निर्माण किया था। तो मैं जैसलू कुएं के बारे में बता दूं कि लोक मान्यता के अनुसार, देखो लोक मान्यता के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, लोगों की मान्यता ऐसी, लोक मान्यता के अनुसार, अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने
लोक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने सुदर्शन चक्र से अपने सुदर्शन चक्र से देखो, लोक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों साथ में ही इधर की तरफ से गुजर रहे थे और अर्जुन को भयंकर तरीके से प्यास लगी थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पानी की मांग की, है ना, और भगवान श्री कृष्ण ने हैंड टू हैंड चिल्ड वाटर अर्जुन के लिए निकालने के लिए, आपको पता होगा, सुदर्शन चक्र घुमाया और जिसे कहते हैं कि यहाँ पे कुआं बन गया और कुएं से एकदम मीठे पानी की धार निकली। जब अर्जुन की प्यास बुझ गई तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, अब इस कुएं को समाप्त कर दिया जाए, इसको वापिस रोक दिया जाए पानी को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, कालांतर में कभी कोई मेरे वंशज यहाँ आएंगे और यहाँ पे अपना राज करेंगे। तो भैया जो भाटी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। और आपको पता होगा राजस्थान में भाटियों की दो रियासतें थी, एक तो जैसलमेर और एक कौन सी थी, करौली। जो यादव हैं वो भी भाटी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो दिमाग में रखना, इसके अंदर जो कुआं है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जैसल कुआं। जैसल कुआं या इसको जैसलो कुआं भी कह सकते हो। तो इसके अंदर हो गया कुआं। कुआं के बाद में अगर मैं बात करूं, इस दुर्ग के अंदर तोप कौन सी रखी हुई है ना, कई बार मारवाड़ी में कहते हैं ना, तो कहीं तोप है, तो अगला कहता है तोप ही जान ले भले, है ना। तो देखो भाई, तोप की बात करता हूँ। इसमें जो तोप है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जैशान तोप। जैशान तोप, जैशान तोप जैसल बाटी के नाम पे ही बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर शाके कितने हुए। शाके, शाके जानते हो ना, जिसमें केसरिया, पुरुष केसरिया कर ले, महिलाएं जोहर कर ले, उसे क्या कहते हैं, शाका। तो इसमें शाके कितने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2.5 शाके। 2.5 साके याद रखना। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें 2.5 साके हो रखे हैं, तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो। 2.5 शाकों के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है उसका नाम क्या है, जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ दुर्ग। अब बात कर लेते हैं इसमें 2.5 साके कैसे हुए और कब कब हुए, तो मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। भाई 3 बार आक्रमण हुआ तभी तो शाके हुए, तो बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। तो देखो, इसमें जो साके हुए हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो देखो, एक तो देख लेंगे हम पहला साका, पहला साका, पहला साका। इसके अलावा हम देख लेंगे दूसरा साका, दूसरा साका, और एक हो जाएगा जो तीसरा साका पूरा हो नहीं पाया था, उसे कहते हैं आधा साका। तो ये हो जाएगा आधा साका, तो ये हो जाएगा 2.5 साका। अभी बात कर लेते हैं कब कब हुए, क्या है क्या नहीं है आधा साका। ये आधा साका ही क्यों हुआ, अभी बात कर लेंगे, देखने का प्रयास करें। तो भैया सुनो, हल्का सा देखने का प्रयास करो। तो 2.5 साकों के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर दुर्ग, वो कौन सा है, जैसलमेर का कुआं। जब भी यहां से प्रश्न पूछते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं, तो बात करते हैं। अभी देखो, सब के अंदर अलग अलग मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, जो शाके हुए हैं उन्हीं में बात कर लेते हैं। कब ये शाके हुए, तो कब हुए, तीनों के ये पॉइंट शामिल ही काम आ जाएगा। इसके बाद में तीनों बार आक्रमण किन के हुए, आक्रमण भाई एन से कौन से आक्रांत थे जिन्होंने आक्रमण किए थे, और उसके बाद में उस टाइम के अंदर यहाँ के जो शासक थे वो कौन कौन थे शासक, तो बात कर लेते हैं। देखो भैया, जो पहला साका हो रहा है उसी की बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें थोड़ा सा। साकों में पहला साका, पहला साका बात करते हैं। तो पहला साका हुआ वो कब हुआ, या तीनों का ही टाइम साथ में ही लिख देता हूं। तो देखो, जो पहला साका वो हुआ है, सबके आगे देख लेते हैं, तीर दे लेते हैं पहले। देखो, ठीक है, पहला जो शाखा हुआ है वो हुआ है 1313 ईस्वी में। कहीं 12 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दिमाग में रखें। दूसरा शाखा हुआ वो हुआ है 1331 ईस्वी में। और आधा है तो आप समझ सकते हो ये कब हुआ है, ये हुआ है 1550 ईस्वी में, मतलब 1550 में। तो याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। अब आक्रमण किसके किसके हुए हैं, तो अभी बात कर लेते हैं। जब पहला शाखा हुआ तो उस टाइम में तो आक्रमण हुआ था 1313 में, तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का, दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। उस टाइम के अंदर आपको पता होगा यहाँ पे जो राजा था उसका नाम क्या था, तो इस टाइम में जो राजा है उसका नाम है मूलराज भाटी। मूलराज भाटी, मूलराज भाटी।
तो अब देखो, मूलराज भाटी के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया और महिलाओं ने क्या किया था, जौहर, ये पूरा शाखा हुआ था। और दूसरी बार जब आक्रमण हुआ तो दिल्ली का राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मैं बात कर देता हूँ, देखो अगर शॉर्ट में लिखूं तो FT लिख सकता हूँ, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का राजा है तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया है। दिल्ली के दोनों राजा हैं, ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी और फिर फिरोज शाह तुगलक। इस टाइम में जो राजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था राव दूदा। वो मेड़ता को बसाने वाला दूदा अलग है, ये है दूदा भाटी, राव दूदा। इसके बाद में जब 1550 में जब शाका हो रहा है तो उस टाइम के अंदर आक्रमण कौन कर रहा है, वो कंधार का शासक है जिसका नाम है अमीर अली, अमीर अली। और इस टाइम में जो राजा है ये कंधार का राजा था। और अपने यहाँ का जो राजा है जैसलमेर का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोणकरण भाटी, लोणकरण भाटी। वही लोणकरण भाटी जिसकी छोरी थी उम्मा दे, और उम्मा दे का ब्याह हुआ था मालदेव राठौड़ के साथ। एक उम्मा मुझको उधार दे दे, है ना, किसका, वो उम्मा, लोण का। खैर जो भी हो, तो लोणकरण भाटी की छोरी कौन होगी, उम्मा दे, जो इतिहास में आपको पता होगा रूठी रानी के नाम से फेमस हो जाएगी। सर वो रूठी क्यों, जब मालदेव पटाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा तुम्हें वो रूठी क्यों। तुम भी ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना, है ना, जैसा मालदेव ने किया था, अपने आप ही पता चल जाएगा रानियां क्यों रूठती है। खैर जो भी हो, तो इस टाइम क्या हुआ था, ये जो अमीर अली है ना, ये कंधार का था, बाकी दोनों दिल्ली के राजा थे कंधार का। तो इसने क्या किया, सबसे पहले लोणकरण भाटी के पास शरण ली, देखो। और ये नाजो का निकला अमीर अली, लोणकरण भाटी के पास में इसने शरण ली। शरण लेने के बाद में इसने क्या किया, यहाँ की पूरी अंदर की व्यवस्था वगैरह सब देख ली, कर ली। जब लोणकरण भाटी कहीं अभियान पे निकले हुए थे तो नाम मात्र के पीछे सैनिक बचे हुए थे, और इस अमीर अली ने क्या कर दिया, अपने सैनिकों को बुला के अटैक कर दिया। अटैक किया तो फिर क्या किया इसने, जो जलाशय वगैरह थे वहां के पानी को भी पहले मतलब खत्म कर दिया, वहां जो भी मतलब ठूंठे वगैरह थे, लकड़ वगैरह, उनको भी मतलब गीले करवा दिए। तो ऐसे करके महिलाएं यहाँ पे जोहर नहीं कर पाई, और पुरुष है, पुरुषों ने क्या किया था, केसरिया किया था। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, तो इसमें आधा शाखा ही हुआ। तो 2.5 शाखों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा किला है, जैसलमेर का किला। अब जैसलमेर में राजा कौन कौन है, तो देखो, एक तो है मूली। मूली कैसी होती है, दूध की तरह। देखो मूल, है ना, इधर देखो मूली, मूली कैसे होती है, दूध की तरह। और मूली के क्या लगाते हैं, लूण। बगैर लूण के मूली मत खाना हो, तो देखो याद कैसे रखोगे, मूली, मूली कैसे होती है, दूध की तरह सफेद, और उसके क्या लगाते हैं, लूण। तो तीनों के टाइम में यहाँ के जो राजा थे वो बाटी बाटी थे, मूलराज बाटी, दूधा बाटी, लोणकरण बाटी। मूलराज बाटी, दूधा बाटी, लोणकरण बाटी। याद कैसे रखोगे, 13, 13 का उल्टा कर दो 31, और वो तो 1550 है ही, आधा शाखा ही तो है। तो देखो 1550 अपने आप याद रह जाएगा। ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर का किला है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये इसमें शाखे हुए थे। और शाखों के बाद में अगर मैं बात करता हूँ इस जैसलमेर के बारे में, तो इसकी हम देख लेते हैं विशेषता, सोनारगढ़ दुर्ग की, जैसलमेर वाले किले की देख लेते हैं विशेषता, विशेषता। तो इसकी जो भी विशेषता है वो क्या क्या है, एक तो देखो, यह है राजस्थान का दूसरा बड़ा, यह है राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है, यह आवासीय किला है, लिविंग फोर्ट है। एक तो ये याद रखना। तो अब यही याद रख ले नोट में आपको, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। तो देख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होगा, उसका नाम क्या होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान में दो ऐसे किले हैं जो लिविंग फोर्ट कहलाते हैं, आवासीय किले कहलाते हैं। उनमें सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़, दूसरा बड़ा कौन सा है, जैसलमेर का किला। इसके अलावा इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये दुर्ग, यह दुर्ग, यह दुर्ग रेगिस्तान में, यह दुर्ग रेगिस्तान में, यह दुर्ग रेगिस्तान में लंगर डाले, लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है, जहाज के समान प्रतीत होता है, जहाज के समान प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, मतलब दिखता है, होता है। अब आपको पता होगा कोई भी जहाज होता है जब वो, हाँ मतलब
बंदरगाह पे पहुंच जाता है तो उसके वो लंगर निकल जाते हैं पीछे और अंकुड़िए टाइप में वो लग जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, तो इससे जहाज वापस नहीं जाता समुद्र में। तो ऐसा लगता है मानो जैसे रेगिस्तान के अंदर कोई लंगर डाले जहाज खड़ा हो, तो रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होने वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग। और देखो यह अंगड़ाई लेते शेर के समान, यह अंगड़ाई लेते अंगड़ाई लेते शेर के समान, आलस मरोड़ता हुआ शेर, अंगड़ाई लेते शेर के समान, शेर के समान प्रतीत होता है, समान प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ये दुर्ग है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखने वाला दुर्ग है, प्रतीत होता है। इसके अलावा बात करूं तो देखो इसमें, इसी दुर्ग के अंदर इसमें इसमें जीन भद्र सूरी, इसमें जीन भद्र सूरी, जीन भद्र सूरी भंडार गृह, भंडार गृह स्थित है, जीन भद्र सूरी भंडार गृह स्थित है, स्थित है, स्थित है। तो आपसे पूछ ले जीन भद्र सूरी भंडार गृह, इसमें पांडुलिपियां हैं, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं, और इसी में आपको पता होगा राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है उनका नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और औध्य निरुक्तिवर्ती, वो यहीं से मिले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखने का प्रयास करें। औध्य निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, औध्य निरुक्तिवर्ती, औध्य निरुक्तिवृत्ति, निरुक्तिवृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये चित्रकला में हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ मिले। बस मैंने यहाँ पे केवल अटकाए हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। दो राजस्थान के सबसे पुराने जो चित्रित ग्रंथ है उनके नाम है औध्य निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो कहां से मिले? जीन भद्र सूरी भंडार गृह से, जीन भद्र सूरी भंडार गृह से। खैर 4 विशेषता हो गई, 5वीं की बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। यह दुर्ग, यह दुर्ग बिना चुने व सीमेंट के, बिना चुने व सीमेंट के, बिना चुने हुए सीमेंट के, सीमेंट के केवल पत्थरों से निर्मित है, केवल पत्थरों से निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है, निर्मित है। इसमें ना तो बजरी का प्रयोग है, ना ही मतलब सीमेंट का प्रयोग है, ना ही चूने का प्रयोग है। तो सर फिर कैसे बना ये दुर्ग? तो देखने का प्रयास करो। मान लो एक ये कोई पत्थर है, तो इस पत्थर को कारीगर क्या करेगा? टांकी और हथौड़े से लेके और वो इसको यहां से ऐसे काट देगा, इधर से और इधर से भी काट देगा, ऐसे ऐसे काटता जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये जो पत्थर होगा मान लो ऐसा बन जाएगा, इधर से भी इस पत्थर को ऐसा बना दिया, तो अगला पत्थर भी इस टाइप से काटेगा, तो फिर वो पत्थर आपको पता होगा इधर फिट हो जाएगा। तो इधर का जो पत्थर होगा वो भी आपको पता होगा ऐसे फिट हो जाएगा, फिर एक खांचे में बीच में और पत्थर ले ले, ऐसे मतलब पत्थर को काट काट के और एक ब्लॉक के अंदर पत्थर को बिठा बिठा के और ऐसे बना देंगे, तो ऊपर से पूरा पैक होता जाएगा, ना तो चूने की जरूरत पड़ेगी ना सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, पत्थर पे पत्थर ठहरा दिया जाएगा और फिट हो जाएंगे ब्लॉक में, तो ये दीवार कभी नहीं टूटेगी, इतना मजबूत हो जाएगा। तो ये दुर्ग बिना चूने व सीमेंट के केवल पत्थरों से निर्मित है, याद रह जाएगा। तो ऐसे ही राजस्थान का एक दुर्ग है, आपको पता होगा, जो सीधा चट्टान पर निर्मित है ना, उसकी नींव नहीं खोदी हुई, सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग है। तो मैं यही नोट में लिख देता हूं, तो देखने का प्रयास करें। बिना नींव के, बिना नींव के, बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग, बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग, सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग। बिना नींव के सीधा चट्टान पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, आपको खुद को पता होगा घाघरा है वो किस पे टिका हुआ होता है? चट्टान पे टिका हुआ होता है, उसके नींव थोड़ी होती है। तो ऐसे याद रख लो, घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में, याद रह जाए लंबे टाइम तक, इसीलिए अदर में ना ले। तो घाघरा होता है वो चट्टान पे टिका हुआ होता है और नींव थोड़ी होती है नीचे, तो दिमाग में रख ले, ऐसे ही दिमाग में रख ले, बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग कौन सा है? घाघरोन दुर्ग, जो कहाँ पे है? झालावाड़ में। आप जानते हो घाघरोन दुर्ग को क्या कहते हैं? डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। आलम जी का धोरा कहाँ पे हो जाएगा? बाड़मेर में, लेकिन सोमल जी का धोरा किस दुर्ग को कहते हैं? घाघरोन दुर्ग। पढ़ेंगे तब डिटेल करेंगे, अभी इतनी बात करें। इसके अलावा और बात करते हैं, ये जो भी हम सोनारगढ़ दुर्ग देख रहे हैं इसकी विशेषता हमने 5 देख ली, तो और देखते हैं हम इसके बारे में। हाँ, देखो इस दुर्ग की
या इस दुर्ग में निर्मित इमारतों की छतें, इस दुर्ग में निर्मित इमारतों की छतें, इस दुर्ग में निर्मित इमारतों की छतें, इमारतों की छतें, इस दुर्ग में निर्मित इमारतों की छतें लकड़ी से निर्मित है, छतें लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है, निर्मित है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी छतें, जिनमें जो भी महल है और है उनकी जो छतें हैं वो किससे बनी हुई है, लकड़ी से। इसमें जो भी भवन बने हुए हैं उनकी छतें किससे बनी हुई है, लकड़ी से। पुराने टाइम में आपको पता होगा पाट के घर होते थे, ऐसे ये पाट से निर्मित इसकी छतें। और सबसे खास बात क्या है, दीमक ना लगे इसलिए गौमूत्र का लेपन भी कर रखा है इन लकड़ी के ठूंठों पे। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना, अभी हम ये सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, इसकी हमने 5-6 विशेषता देखी है और बात कर लेते हैं, हल्का सा देखें। तो इसके अलावा देखो और बात करता हूँ, इस दुर्ग का, इस दुर्ग का घाघरे नुमा परकोटा, ऐसे गोल गोल घेरे की तरह, इस दुर्ग का घाघरे नुमा परकोटा, घाघरे नुमा परकोटा, गोल गोल जो घेरा है, घाघरे नुमा परकोटा, परकोटा, इस दुर्ग का घाघरे नुमा जो परकोटा है, घाघरे नुमा परकोटा, मैं बात कर लेता हूँ, देखो उसे घाघरे नुमा परकोटा कमरकोट, कमरकोट ओब्लिक पांडा कहलाता है, ओब्लिक पांडा कहलाता है, कमरकोट ओब्लिक पांडा कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। ये एकदम दोहरा परकोटा है क्या चीज, सुनो। ये जैसे अंदर की ये दीवार निकली हुई है, इसके जो बाहर की जो दीवार निकली हुई है ना, उसमें आपको पता होगा 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है, 99। तो उसको जब भी देखोगे तो देखने का प्रयास करें, एक ऐसा बुर्ज हो गया, इसके अलावा देखो एक ऐसा बुर्ज हो गया, है ना, ये थोड़ा सा राउंड में, और देखो यहाँ पे ऐसा बुर्ज हो गया, है ना, जैसे घाघरे के वो जो कलियां होती है वैसे ही ये देखो, ये ऐसा हो गया, इसके अलावा देखो ये ऐसा हो गया। तो इसको देखेंगे तो घाघरा भी इस टाइप से ही दिखता है। तो देखो, तो इसे क्या कहते हैं, कमरकोट, है ना। इस दुर्ग का घाघरे नुमा जो परकोटा है, दोहरा परकोटा, उसे क्या कहते हैं, कमरकोट या पांडा कहते हैं, याद रह जाएगा, है ना। आपने क्या लिखा है, इस दुर्ग का घाघरे नुमा दोहरा परकोटा, घाघरे नुमा दोहरा परकोटा, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस दुर्ग का घाघरे नुमा, घाघरे नुमा दोहरा परकोटा, डबल परकोटा, वो देखो बना हुआ है, दोहरा परकोटा, घाघरे नुमा दोहरा परकोटा कमरकोट या पांडा कहलाता है, याद रह जाएगा। लेकिन आपसे पूछ ले, एक झालावाड़ में जो घाघरों दुर्ग है उसका जो परकोटा वो क्या कहलाता है, तो बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें, यही नोट में लिख लेते हैं। देखो घाघरों दुर्ग जो झालावाड़ में, आपको पता होगा घाघरों दुर्ग का परकोटा, घाघरों दुर्ग का परकोटा, घाघरों दुर्ग का परकोटा, तो उसका जो परकोटा है, क्योंकि परकोटे से परकोटे को कनेक्ट करो, जैसलमेर दुर्ग का परकोटा तो कमरकोट कहलाता है, लेकिन घाघरों दुर्ग का जो परकोटा है वो कमरकोट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, जालिम कोट, जालिम कोट, ए जालिमो घाघरे को छोड़ दो, जालिम कोट, जालिम कोट, याद रख लेना। तो ये कुछ अभी हम बात कर रहे हैं, और वो एक दुर्ग देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसकी विशेषता देख रहे हैं, और बल्ला इसकी विशेषता लिख देता हूं, आपको आराम से याद रह जाएगा। इस दुर्ग, इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग, दुर्ग का प्रवेश मार्ग, इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग, इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग धनुषाकार या धनुषाकृति, 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 नीचे थोड़ी लाइटिंग की वजह से दिखता कम है, धनुषाकृति, धनुषाकृति में संकरा है, धनुषाकृति में संकरा है। तो बिल्कुल एकदम संकरा मार्ग है, छोटी छोटी गलियां हैं, तो इसीलिए इसको गलियों वाला दुर्ग कहते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। अब हम इसके बारे में देखते हैं कथन, कथन, इस दुर्ग के बारे में कथन किसका है, तो वो कथन है अबुल फजल का। कथन क्या है, अबुल फजल ने तो कुछ ना कुछ तो जरूर कहा है किसी ना किसी दुर्ग के बारे में। जैसे मैं बात करूं, आगे हम देखेंगे कुंभलगढ़ के अंदर ये कटारगढ़, उसके बारे में अबुल फजल क्या कहेगा। अबुल फजल वही अकबर के नवरत्नों में शामिल था जिसने अकबरनामा किताब लिखी थी, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल ने, आपको पता होगा कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ है लघु दुर्ग, उसके बारे में क्या कहा, मतलब इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो याद रखना कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसके बारे में अबुल फजल ने ये कहा कि इसको देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने माथा फाड़ा होगा ऐसे ऊंचे और माथे की पगड़ी गिर गई,
किसको देखते हुए? तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ को देखते हुए। ऐसे ही अबुल फजल कहता है अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि एक दुर्ग बख्तर बंद है। तो ये किसके बारे में कहेगा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। तो मैं ऐसे मजाक में कहूंगा अबुल फजल ने किस दुर्ग को चड्डी पहनाई, वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। तो अबुल फजल ने किसी ना किसी दुर्ग के बारे में जरूर कहा है। तो अभी हम बात करते हैं ये जो जैसलमेर का दुर्ग है, तो इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए लोहे की टांगे चाहिए। देखो, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए, जहां पहुंचने के लिए, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए लोहे की टांगे चाहिए, लोहे की टांगे चाहिए, लोहे की टांगे चाहिए, चाहिए। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए लोहे की टांगे चाहिए। तो ये जैसलमेर के किले के बारे में कहा है। और ये कहा किसने है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहने वाला व्यक्ति कौन है। तो उसका नाम हो जाएगा अबुल फजल। अकबर का दरबारी था अबुल फजल, अबुल फजल, याद रखना भाई, अबुल फजल। अब देखो हल्की सी बात, मैं यहाँ पे कुछ दो नोट लिख देता हूँ, इसी अबुल फजल के कथन होंगे और वो आगे काम आएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ इतना देख ले। मैं यहाँ पे इतना ही देख लेता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर, देखो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी, बस मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, सिर की पगड़ी, सिर की पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है, गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है ना? क्यों तो बाका भाड़ार क्यों इसकी पगड़ी गिरे, लेकिन गिरा दी इसने पगड़ी। तो दिमाग में रखो किस दुर्ग के बारे में कहा, तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर ही है वो कटारगढ़, कुंभलगढ़। ये अबुल फजल का ही कथन है, इसीलिए मैं लगे हाथ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और देखो, और अबुल फजल का कथन क्या है? अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। सुनो, ताकि ये तीनों अबुल फजल के कथन एक ही जगह आपको याद हो जाए। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है, जबकि यह बख्तर बंद है, यह बख्तर बंद है, बंद है ना? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है? तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ये डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये तीनों अबुल फजल के कथन मैंने एक जगह लिख दिए ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। ये बातें कहने वाला कौन है? अबुल फजल। ये नीचे वाली बातें भी और ये भी अलग अलग दुर्गों के बारे में। ये तो हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कथन, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए लोहे की टांगे चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो इसकी कहावत, इस दुर्ग के बारे में कहावत क्या है? तो देखो कहावत क्या है, तो बात करता हूँ। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, है ना? देखो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, 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 अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। भलो चिलायो भाटियां, भलो चिणायो भाटियां, भलो चिणायो भाटियां, चिणायो भाटियां, शीरे जैसलमेर। भलो चिणायो भाटियां, शीरे तो जैसलमेर, शीरे जैसलमेर, जैसलमेर। ये इस दुर्ग के बारे में आपको पता होगा। ये क्या है भाई? कावत। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, शीरे तो जैसलमेर। इन दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ मतलब अगर कोई दुर्ग है तो वो कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। ये इसके बारे में क्या हो जाएगी? कावत, कावत। और भी एक कावत है, लगे हाथ ही मैं लिख देता हूँ, क्या पता कभी पूछ ले। तो वो क्या याद रखना है? तो देखो, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का होना चाहिए घोड़ा, घोड़ा कीजिए काठ का, काठ मतलब लकड़ी, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण, कीजिए पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, है ना? लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, अरे टांगड़े होने चाहिए पत्थर के। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए यानी कि शरीर को ढकने वाला, बख्तर, बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का, मतलब शरीर लोहे का बना ले, लोहे का, बख्तर कीजिए लोहे का। तब पहुंचे जैशान, तब पहुंचे जैशान, पहुंचे जैशान,
जैशान, जैशान मतलब जैसलमेर, ठीक है, तब पहुंचे जैशान। ये याद रख लेना, ये कहावतें हैं। और ये दो कहावतें किसके बारे में है, तो वो जैसलमेर के किले में, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियां, शिरे तो जैसलमेर, है ना। ऐसे घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, मतलब शरीर पिंड, है ना, तब पहुंचे जैशान। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावतें थी। जैसलमेर के अंदर ही एक छोटा सा और दुर्ग है, मैं उसकी लगे आती बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा है तो देख लें जैसलमेर की, ताकि आपके किले हो जाए। तो देखो एक किला है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर का किला तो हो ही गया, राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है जिसका नाम है मोहनगढ़ दुर्ग या मोहनगढ़ का किला, जैसलमेर में ही है। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है, इसी की बात कर लेते हैं, मोहनगढ़ किला। सबसे पहले तो देखो स्थान, ये जो मोहनगढ़ किला है, स्थान ज्यादा है नहीं, छोटा ही है, तो बात कर लेता हूँ स्थान कहाँ होगा। तो एक जगह है मोहनगढ़, और ये मोहनगढ़ जगह कहाँ पड़ती है, तो आप बता सकते हो जैसलमेर में। जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर ही पड़ता है मोहनगढ़ का किला, मोहनगढ़ का किला। इसके अलावा निर्माता, तो इसका मोहनगढ़ के किले का निर्माता किसको माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो निर्माता है वो है जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। आप जानते हो जवाहर सिंह को, तो जैसलमेर में गुंडा राज, है ना, आजादी के दीवाने, ये किताब किसने लिखी थी, सागरमल गोपा ने, इसी जवाहर सिंह के टाइम लिखी थी, वही जवाहर सिंह भाटी, जवाहर सिंह भाटी, इसने बनाया है मोहनगढ़ का किला। निर्माता के बाद में मैं बात करूं विशेषता, तो विशेषता में याद रखना, आजादी के बाद निर्मित, ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। तो देखो आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात, आजादी के बाद में, आजादी के पश्चात राजस्थान में निर्मित, राजस्थान में निर्मित, आजादी के पश्चात राजस्थान में निर्मित दुर्ग, या आजादी के पश्चात राजस्थान में निर्मित सबसे नवीनतम दुर्ग, सबसे नवीनतम दुर्ग, नवीनतम दुर्ग, नवीनतम दुर्ग। अब जिलों में जो छोटे छोटे दुर्ग हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो ये हमने जैसलमेर में ही एक देख लिया मोहनगढ़ का किला, जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर, बाड़मेर में छोटे छोटे किले हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ। देखो एक किला है जिसका नाम है हापा कोट, हापा कोट, बात करते हैं, ये हापा कोट, ये बाड़मेर में आ जाएगा, जैसलमेर का अगला जिला है। तो बात कर लेता हूँ इस हापा कोट की, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये मोहनगढ़ हो गया, तो ये जैसलमेर में दूसरा किला हो गया मोहनगढ़, ठीक है। और ये तो जैसलमेर का हो गया, पहला हो गया जैसलमेर का किला, दूसरा हो गया मोहनगढ़ का किला। ये बाड़मेर का पहला किला है हापा कोट, इसकी बात करते हैं हापा कोट की। तो देखो ये हापा कोट है कौन से स्थान पे, तो आपको याद रखना है ये है चौहटन में। और आप जानते हो चौहटन कहाँ पे है, चौहटन जगह कहाँ है, बाड़मेर में, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां सुइयां मेला भरता है, आपको पता होगा पौष अमावस्या को, और जिसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। ये चौहटन की बात करूं तो देखने का प्रयास करें, ये चौहटन बाड़मेर में जगह, ये प्रसिद्ध है। चौहटन क्यों प्रसिद्ध है, ये मैन याद रखना है। इसी चौहटन में हापाकोट, चौहटन क्यों प्रसिद्ध है, एक तो बताओगे आप गोंद उत्पादन के लिए, गोंद उत्पादन हेतु, गोंद उत्पादन हेतु, गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान में अगर कोई जगह है तो वो कौन सी है, चौहटन। इसके अलावा देखो यहाँ पे है वीरात्रा माता, जो भोपों की कुलदेवी है, या वांकल माता, वीरात्रा माता ओब्लिक वांकल माता का मंदिर, ओब्लिक वांकल माता, गर्दन टेढ़ी है इसी कारण इसे कहते हैं वांकल माता, हमने देवियों में पढ़ी है वांकल माता का मंदिर। और ये वांकल माता वीरात्रा माता भोपों की कुल देवी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बढ़ता है सुइया मेला, जिसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है, पौष अमावस्या को बढ़ता है सुइया मेला। तो आपसे पूछ ले सुइया मेला कब बढ़ता है, वो बढ़ता है पौष महीने की अमावस्या को। तो पौष अमावस्या जिसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है, पौष अमावस्या अभी बढ़ेगा इस साल, दिमाग में रखना, 4 वर्ष के अंतराल से बढ़ता है, पौ महीने की अमावस को बढ़ता है, 4 4 साल के अंतराल से बढ़ता है, इसी कारण इसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहते हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो हपाकोट है बाड़मेर के अंदर ही है, चौहटन बाड़मेर में, इसी हपाकोट की एक विशेषता लिख देता हूँ, या निर्माता लिख देता हूँ विशेषता, तो क्या हापाकोट, इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या है, तो निर्माता कौन हो जाएगा, हापा चौहान, इसी कारण इसे हापाकोट कहते हैं। निर्माता कौन हो जाएगा, हापा चौहान, हापा चौहान, हापा चौहान, बस इतना सा याद रखना, हापा चौहान ने बनाया है, हापा कोट है, ये बाड़मेर में आ गया, चौहटन बाड़मेर में। अभी इन्हीं बाड़मेर के किलों में एक और देख लेते हैं, वो है किलोणगढ़ दुर्ग। तो बाड़मेर में सेकंड है जिसका नाम है किलोणगढ़, केवल नाम नाम याद रखने और कुछ नहीं है, किलोणगढ़, ये किलोणगढ़ है, ये भी बाड़मेर में ही है। तो बात करते हैं, ये जो किलोणगढ़ है, मैं बात करूं स्थान, तो आप आराम से बता सकते हो किलोणगढ़ कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ेगा बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर ही है किलोणगढ़। स्थान के बाद में अगर बात करूं निर्माता, इस किलोणगढ़ के निर्माता कौन हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा भीमोजी,
भीमोजी। तो भीमोजी ने बनाया था ये किलोणगढ़, भीमोजी। इसके अलावा बात करूं श्रेणी, गिरिदुर्ग हो जाएगा। श्रेणी कैसा हो जाएगा? गिरिदुर्ग। इतना उलझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना किलोणगढ़ कहाँ है, तो बाड़मेर में। निर्माता भी याद रह जाए तो अच्छी बात है। श्रेणी के अलावा बात करें पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, कभी ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी में पूछ ले ये पहाड़ी कहाँ है, तो वहां पे भी काम आ सकता है। तो किलोणगढ़ किस पहाड़ी पे हो जाएगा? वो हो जाएगा सुजेर भागरी। सुजेर भागरी, भागरी पहाड़ी को ही कहते हैं, तो सुजेर भागरी पर बना हुआ है। और ये किलोणगढ़ बाड़मेर में। तो बाड़मेर के अंदर ही किलों में हम और बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। एक तो हो गया आपके किलोणगढ़, किलोणगढ़। इसके अलावा बाड़मेर के किलों में ही मैं और बात कर लेता हूँ, किलोणगढ़ के अलावा बाड़मेर में कौन सा किला है। तो देखो किलोणगढ़ हो गया, और मैं बात करता हूँ, एक है कोटड़ा किला। कोटड़ा किला, कोटड़ा किला। तो बात करते हैं, ये जो कोटड़ा किला है ये कहाँ पे है? स्थान ये पड़ता है शिव में। शिव विधानसभा क्षेत्र भी आपको पता होगा। तो स्थान बात कर लेता हूँ शिव, और ये शिव जगह कहाँ पे पड़ेगी? बाड़मेर में। बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। और ये कैसा है? श्रेणी, श्रेणी में आप बता सकते हो गिरिदुर्ग। श्रेणी गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसके अलावा बात करें, गिरिदुर्ग है, और तो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? पहाड़ी, तो बस उस पहाड़ी का नाम ही है भाकरी। तो भाकरी पहाड़ी, भाकरी है ना, डूंगरों को ही कहते हैं वैसे भाकरी, तो भाकरी पहाड़ी। और इसके अंदर देखो कुआं कौन सा है जिसे लोगों को पानी मिलता है? कुआं। तो इस कोटड़ा दुर्ग के अंदर जो कुआं है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शरगला। शरगला, सर पानी के बगैर गला सूख रहा है, अभी बात करते हैं, है ना। तो कोट अड़ा, तो यहाँ पे जो देखो जो कुआं है उसका नाम क्या हो जाएगा? कुएं का नाम शरगला, शरगला कुआं, शरगला कुआं। बस ये इतना नहीं जाएगा, आपको इतना ही याद रखना है, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। देखो किलोणगढ़ दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर। कोटड़ा किला कहाँ है? बाड़मेर। इसके अलावा आपने जो और किला देखा है वो हापाकोट कहाँ है? चोटन बाड़मेर। और मोहनगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर। और इसी बाड़मेर के अंदर लास्ट कुआं हम देख लेते हैं, वो है जूना, मतलब कुआं क्या बोल दिया मैंने, दुर्ग। तो देखो किले में ही बात करता हूँ, चौथा बाड़मेर का वो है जूना किला। जूना मतलब पुराना, जूना किला। जूनागढ़ पूछे तो वो कहाँ है? बीकानेर में। लेकिन जूना किला पूछे तो वो कहाँ पे है? तो आप आराम से बता सकते हो स्थान, जूना किला कहाँ है? तो ये जूना किला पड़ता है बाड़मेर में। बाड़मेर। ऐसे कई बार छोटे छोटे किले पूछ लेते हैं, जूना किला कहाँ है? अब हमारे पटा हुआ जूनागढ़ रहता है, जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर में, लेकिन जूना किला पूछ ले तो वो कहाँ है? बाड़मेर में। और इसका निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता है बाण भट्ट। निर्माता आप आराम से बता सकते हो वो निर्माता कौन है? बाण भट्ट, बाण भट्ट। तो ये बाड़मेर के हो जाएंगे 4 किले, और जैसलमेर के हो जाएंगे 2 किले। तो ये आज हमने किलों की कुछ बातें की है। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। और बाकी मेरे वीडियो हैं ये आपको कैसे लगते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप चाहते हैं कि मैं निरंतर आपको निःशुल्क, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज तो वैसे ही नहीं लग रहा है यूट्यूब पे, आपके लिए निःशुल्क है, तो आपसे मैं इतना सा ही चार्ज चाहूंगा। ये उज्जवल क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आप जितना अपने दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं फिर धीरे धीरे आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। माँ शारदे की कृपा से 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो डालता चलूंगा। और सबसे खास बात एक बता दूं, अभी आपको पता होगा फरवरी के अंदर एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें भी मैं और डाल दूंगा। और वो सारी की सारी चीजें जो एसएसए सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, इसके अलावा थर्ड ग्रेड का एग्जाम देंगे, और भी ऐसा ही है, आरएस है, सब जगह वो चीजें काम आने वाली हैं। और डालूंगा वो सारे के सारे वीडियो डिटेल में डालूंगा। हाँ मुझे थोड़ा समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर दूंगा। लेकिन मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब ध्यान देना कि इस चैनल को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।